अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड कि किसी कंपाउंड की एसिडिक या बेसिक नेचर पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो क्या मतलब जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगा। सबसे पहले हम रेजोनेंस को देख लेते हैं कि रेजोनेंस क्या है। अगर मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क में बगैर किसी एटम की पोजीशन चेंज किए हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करें, बगैर किसी एटम की पोजीशन चेंज किए हम मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क में पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन चेंज करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। और इससे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या इन्हें मीजोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड दिया गया है एसिटिक एसिड। हमने देखना है कि एसिटिक एसिड जो है उसके ऊपर जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसकी एसिडिक एसिडिक नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है। स्टूडेंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पे ये हाइड्रोजन आयन देता है। 1 मिनट। तो जब हम इसे वाटर में डालते हैं तो वाटर में डालने पे ये कौन कौन सा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है और साथ एसीटेट आयन जो है वो बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। अब बेटा ये हम कहते हैं कि एसिडिक है। अब ये एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन दे देता है और जब भी कोई स्पीशीज जो है वो H पॉजिटिव आयन देती है तो इसके नतीजे में कॉन्जुगेट बेस बनता है। तो अब ये हमारे पास जो एसिडेट आयन है वो कॉन्जुगेट बेस है। आपको मैंने बताया था अगर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो तो उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होगी वो वीक होगी, ठीक है। बेस क्या कर सकती है, बेस जो है वो रिवर्सली हाइड्रोजन आयन गेन करके दोबारा एसिटिक एसिड में चेंज हो सकती है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो वीक है। अगर हम कहते हैं कि एसिड वीक है तो इसका मतलब है कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने की एबिलिटी जो है वो हाई होगी। अब अगर हम एसिटिक एसिड की देखें pKa वैल्यू, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एसिटिक एसिड की जो pKa वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 4.74 है या 4.76 के राउंड अबाउट है, ठीक है, एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू। अब जिस चीज़ की pKa वैल्यू लो होती है, pKa वैल्यू लो होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी pKa वैल्यू 4.74 है। अब यहाँ पर जब एसिटिक एसिड जब प्रोटॉन लूज करेगा और एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एसीटेट आयन जो है ये हमारे पास बेस बन जाएगी। अब ये वाली बेस जो है वो अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेती है। CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है जब इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करेगा, इस कार्बन के साथ, कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 5वां बॉन्ड बन नहीं सकता तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ना है। तो कार्बन जो है वो अपना एक बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ जो डबल बॉन्ड है उसमें से पाई बॉन्ड वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर लेगी और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो है ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा CH3 C, ये डबल बॉन्ड O था, अब ये वाला सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा और पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाली ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब हमारे पास एसीटेट जो है वो उसका ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमने क्या किया, जस्ट इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज किया, किसी एटम की पोजीशन को चेंज नहीं किया। अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज किया जाए बगैर किसी एटम को पोजीशन को चेंज किए, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है।
अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है दोबारा ये इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए अटैक कर सकता है। लोन पेयर जब इधर अटैक करेगा तो कार्बन जो है वो अपना एक पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड उसको ब्रेक करके उसको वो ब्रेक कर लेगी और जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम कहते हैं कि एसीटेट में रेजोनेंस है, तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जिस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है वो स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है जो एसीटेट आयन है उसमें ये वाली ऑक्सीजन जो है वो सिंगली बॉन्डेड है, ये वाली ऑक्सीजन सिंगली बॉन्डेड है, और जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो रेजोनेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से पार्शियल एक्टिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है, पार्शियल एक्टिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अब ये वाली जो कंजुगेट बेस बन रही है ये अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेती है, और जब बेस अपने आप को स्टेबलाइज कर ले इसका मतलब है उसकी रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। जब ये वाली जो बेस होगी ये अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज कर लेगी तो इसकी रिएक्ट करने की एबिलिटी कम होगी, तो ये प्रोटॉन के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है इसकी जो बेसिक करेक्टर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ये आपने याद रखना है कि जो स्टेबल बेस होती है इट मीन्स के वो वीक बेस है, क्योंकि जो बेस स्टेबल होगी वो जल्दी वो प्रोटॉन नहीं लेगी क्योंकि वो स्टेबल बेस है। ठीक है। बेस वो होती है जो प्रोटॉन ले। अगर कोई स्पीशी जो है वो स्टेबल हो इट मीन्स कि वो रिएक्ट नहीं करती। स्टेबल बेस का मतलब है कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल बेस मीन वीक बेस, कि वो जल्दी प्रोटॉन नहीं लेगी। तो अब हमारे पास ये वाला जो एसिटिक एसिड है, ठीक है, इस जब हाइड्रोजन आयन देता है तो इससे हमारे पास स्टेबल बेस बनती है एसीटेट। ठीक है। जो थ्रू रेजोनेंस अपने आप को स्टेबलाइज कर लेती है। जब वो बेस स्टेबल होगी जिसका मतलब है कि वो वीक बेस होगी, तो हमारे पास जो एसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी जो कॉन्जुगेट बेस है वो वीक है। ठीक है। अब हमारे पास ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम एथेनॉल में देखें एथेनॉल में क्या है, CH3 CH2 OH, ये हमारे पास एथेनॉल है। ठीक है। एथेनॉल जब हाइड्रोजन आयन देती है तो एथेनॉल हाइड्रोजन आयन देने के बाद कन्वर्ट हो जाती है एथॉक्साइड आयन में। CH3 सॉरी CH3 CH2O नेगेटिव। अब ये हमारे पास एथॉक्साइड आयन है। अब एथॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो एज इट इज रहेगा, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है इसके साथ वाली कोई कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड नहीं है। तो जब यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगी तो इट मीन्स कि ये वाली जो बेस होगी वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकेगी। तो ये वाली जो बेस है वो अनस्टेबल है क्योंकि ये अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर सकती। अनस्टेबल बेस का मतलब है कि ये जल्दी से रिएक्ट कर सकती है विद द प्रोटॉन। इसका मतलब है कि ये जो अनस्टेबल बेस होगी इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये वाली स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो इट मीन्स के ये वाला जो एसिड होगा फिर वीक होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वीक एसिड जो है उसकी बेस जो है स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस। और अगर एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी कॉन्जुगेट बेस जो है वो फिर वीक होगी। तो अगर हम आपको पेपर में आ जाए कि वाई एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड बट एथेनॉल इज वीक एसिड, तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ये वाली बात मैंने आप लोगों को वैसे क्लास में पूरी तरह से समझाई हुई है डिटेल से। अभी भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई की है इसको समझाने की, लेकिन जो है वो हम इसको पहले ही क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस तरह बेटा अगर हम देखें फिनोल का करेक्टर भी एसिडिक है। ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि फिनोल जो है वो भी एसिडिक है। उसकी क्या वजह है? 1 सा मिनट में आप लोगों को इसके बारे में भी बताता हूँ। 1 मिनट, स्टूडेंट जो हैं वो देख लें कितने हैं क्लास में। 55 स्टूडेंट्स हैं। 55 स्टूडेंट्स में से
कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो, उनको वैसे नहीं दिल करता उनका पढ़ने को। ये उमर फारूक जो है वो क्यों क्लास में आया हुआ है? ये इसको तो क्लास में नहीं होना चाहिए। 1-2 दिन तो इसको सजा मिलनी चाहिए ना। एक ये था, एक और था, 1-2 थे। दिल तो वैसे करता है इनको क्लास से निकाल दें, इनका तो पढ़ने का दिल ही नहीं करता। बहरहाल हम टॉपिक पे आते हैं। फजूल लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जो है हम अब देखते हैं कि जो फिनोल है वो क्यों एसिडिक है जी। अगर बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूटेड हो तो इसे हम फिनोल कहते हैं। अब फिनोल जो है उसमें ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पोलर है, ठीक है। अब फिनोल में 5 जो कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं। छठी कार्बन पे हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लगा हुआ है। अब जब फिनोल को हम पानी में डालते हैं तो ये वाला जो बॉन्ड है ना ये आयनाइज हो जाता है। तो जो फिनोल है वो हाइड्रोजन है लूज करती है और इसके नतीजे में बनता है फेन ऑक्साइड आयन। और फेन ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है। अब ये हमारे पास आ गया फेन ऑक्साइड आयन, फेन ऑक्साइड आयन। अब फिनोल जो है ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो लूज कर सकती थी, कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है उसने ये वाला बॉन्ड ही उसका क्यों आयनाइज हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं आयनाइज हुआ? आप लोग जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर होता है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम है। ये वाला बॉन्ड जो है ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, तो इसलिए ये वाला बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड आयनाइज होगा बिकॉज ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। इस वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जब हम फिनोल को पानी में डालते हैं तो ये वाला हाइड्रोजन जो है वो लूज हो जाता है और ये वाला जो पाई बॉन्ड सॉरी ये जो हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं और ऑक्सीजन पे आ जाता है लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। इससे हमारे पास बनता है फेन ऑक्साइड आयन। अब ये हमारे पास जो है वो एसिडिक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो फेन ऑक्साइड आयन बनता है ना ये अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है। अब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है, अगर इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिंग में आए, रिंग की कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये वाली जो कार्बन है ना इसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने हुए हैं, देखें 1 2, एक ये बॉन्ड, 2 ये, 2 3 और एक ऑक्सीजन के साथ 4। अब जब ये वाली ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए इधर इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। लेकिन कार्बन हमें पता है 5 मनी बॉन्ड बना सकती, 4 बॉन्ड बनाएगी, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये वाले लोन पेयर कार्बन पे शिफ्ट होने से कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। अब ये वाली कार्बन जो है वो फर्दर इस कार्बन के साथ, इस वाली कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए अपना लोन पेयर इधर डोनेट करेगी, तो ये वाला
जो बॉन्ड होगा इसके इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएंगे। तो ये वाला जो लोन पेयर है जब इधर शिफ्ट होगा या इन दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड की फॉर्म में आएगा, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो इन दोनों कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस कार्बन पे आ जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर पाई बॉन्ड है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है कार्बन का डबल बॉन्ड है। अब ये वाला जो लोन पेयर है जब इन दोनों कार्बन के दरमियान पाई बॉन्ड बनाने के लिए इधर अटैक करेगा इन दोनों कार्बन के दरमियान, तो ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस वाली कार्बन पे आ जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ये वाला जो लोन पेयर होगा जब इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने के लिए दोबारा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये वाले कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन पे आ जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये वाले लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ डबल बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास जो है वो अब फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रही है, इसलिए फेनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है। और जो स्टेबल आयन होता है इसका मतलब है कि वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। अब ये वाला फेनॉक्साइड आयन जो है जल्दी प्रोटॉन कैप्चर करके दोबारा फिनोल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि फिनोल की नेचर भी क्या है, एसिडिक है। अब अगर हम अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करें तो हमें पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा जो एसिडिक हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हैं। फिर जो है वो फिनोल है और सबसे लीस्ट एसिडिक जो है वो अल्कोहल्स है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में रेजोनेंस के रूल्स में पढ़ा था कि जिस स्पीशी के जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनते हैं वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। अब फेनॉक्साइड आयन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास फेनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं 5, यानी ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम देखें एसीटेट के हमने कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखे थे, उसके 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। इसको क्या होना चाहिए, इसको लेस स्टेबल होना चाहिए और इसको फेनॉक्साइड आयन को ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है जिसका मतलब है ये वीक बेस है और इसका जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है और इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं 2, इसका मतलब है ये लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल का मतलब ये है कि ये मोर बेसिक है। मोर बेसिक का मतलब ये है कि अगर ये मोर बेसिक है तो ये जल्दी प्रोटॉन कैप्चर करके कार्ब एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास अगर लेस स्टेबल है क्योंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर 2 बन रहे हैं, तो ये जल्दी प्रोटॉन कैप्चर करके कन्वर्ट हो जाएगी अपना एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिनोल जो है वो वीक एसिड है। असल में ना एसिडेट के जो दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं उनमें दोनों पे नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है ऑक्सीजन पे। अगर आप यहाँ पर इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें एस, ये हमारे पास जो है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि एसिटिक एसिड में या एसीटेट आयन में जो 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं इन दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे आ रहा है। आपने रूल्स ऑफ रेजोनेंस में पढ़ा था कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें नेगेटिव चार्ज जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए। अब यहाँ पर अगर आप फेनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस में देखें तो ये वाला जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी जो नेगेटिव चार्ज है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में भी क्या है, जो
नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। बेशक फिनोल के ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं फेनोक्साइड आयन के, लेकिन ये इतने स्टेबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रेजोनेंस वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है जिसमें नो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आए। तो यहाँ पर जो हमारे पास एसीटेट आयन जो है, इसमें दोनों एसीटेट आयन में नेगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाले जो हैं ज़्यादा स्टेबल हैं, मोर स्टेबल हैं, और इनमें बेशक रेजोनेंस स्ट्रक्चर 5 बन रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है, इसलिए ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अनस्टेबल है। ठीक है, जब ये वाले स्ट्रक्चर अनस्टेबल होंगे, इसका मतलब है कि फेनोक्साइड आयन जो है वो एज कम्पेयर टू एसीटेट, फेनोक्साइड आयन जो है वो लेस स्टेबल होगा, और लेस स्टेबल होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब इसका जो एसिड होगा वो वीक होगा, और इसमें जो है वो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल एसीटेट का मतलब है ये वीक बेस है, और वीक बेस का मतलब है इसका जो कॉन्जुगेट एसिड है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एज कम्पेयर टू फिनोल्स, और अल्कोहल्स हैं वो सबसे वीक एसिड्स हैं, क्योंकि इनमें रेजोनेंस जो है वो नहीं होती, इसलिए इनकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर सकती। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आई तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तो मैं रेज कर रहा हूँ तो हैंड रेज आप कर सकते हो। तो अभी तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। क्या साउंड वगैरह सब ठीक आ रही है, वो भी बता सकते हैं कि साउंड वगैरह ठीक आ रही है, कोई इशू तो नहीं है। यहाँ पर जो है हम जल्दी जल्दी इसको रेज कर लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी तरह का जो मिलता जुलता इफेक्ट है वो हम अदर कंपाउंड्स में भी एज एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि द अमाइड्स आर मोर एसिडिक देन अमाइंस। अब इसकी क्या वजह है जी, ये हमारे पास क्यों एसिडिक हैं जी एज कम्पेयर टू अमाइंस। यहाँ पर आप देखें जी, आर, हम अमाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगे हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और फिर लिखा हुआ है NH2। अगर ये हाइड्रोजन आयन लूज करता है तो ये हमारे पास नेगेटिव आयन बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, एन के साथ एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गया, नाइट्रोजन पे, इसलिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो अनायन बन रहा है ये थ्रू रेजोनेंस स्टेबल है, क्योंकि ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस कर सकता है। अब इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, इसका मतलब है कि ये वाली जो बेस बन रही है इस एसिड के प्रोटॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल है। स्टेबल बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, स्टेबल बेस का मतलब वीक बेस है, और वीक बेस होती है उसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि ये हमारे पास जो बेस बन रही है वो वीक बेस है। वीक बेस क्यों है, क्योंकि ये वाली जो बेस है वो थ्रू रेजोनेंस स्टेबल है। लेकिन अगर हम अमाइंस में देखें, और यहाँ अमाइंस में क्या है जी, अमाइंस का फार्मूला RCH2 NH2 है। अब अगर ये वाला जो है NH2 एक हाइड्रोजन लूज करता है तो हमारे पास कौन सा आयनाइन बनेगा, RCH2NH। और इस, क्योंकि नाइट्रोजन ने एक H पॉजिटिव आयन लूज किया तो इस पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास हम देख सकते हैं कि ये जो अनाइन बन रहा है इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम नहीं है।
ठीक है, इसकी कॉन्जुगेशन में, इसकी विसिनिटी में। तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका मतलब है ये अनस्टेबल हमारे पास बेस है। अनस्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं है। अनस्टेबल बेस का मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब ये होता है कि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड है वो वीक है। स्ट्रॉन्ग बेस मीन इट्स क्रॉसपॉन्डिंग एसिड इज वीक एसिड। ठीक है, तो इसको भी हम इस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी तरह आप इसी सिमिलरली आप एस्टर्स को कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं एज कंपेयर टू ईथर्स। ठीक है, मतलब अगर आप इसमें भी अगर आप जस्टिफाई करना चाहें तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आर CH2, इसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर R। अब ये वाली जो है ना CH2 वाली, ये वाली जो कार्बन है ये अपना प्रोटॉन लूज कर सकती है। उसकी वजह ये है क्योंकि इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। C डबल बॉन्ड O भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, और C ट्रिपल बॉन्ड N भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। अब C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हो तो जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर अगर हम इसको मजीद थोड़ा सा क्लियर करके देखें ना, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिखें, आर CH2 है ना, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, फिर आगे क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, फिर R। अब ये वाला जो ग्रुप है ना ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। जब ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाली कार्बन अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने साथ जुड़े हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगी, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका मतलब एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन लूज करेगी और इससे हमारे पास जो है आनायन बन जाएगा। अब ये वाली कार्बन जो है इस पे जब इसने ये वाला हाइड्रोजन है लूज करना है, तो इसका मतलब है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन पे आ जाने, और कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके साथ क्या लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन और R। अब ये हमारे पास जो है वो कॉन्जुगेट बेस बन गई। अब ये वाली कॉन्जुगेट बेस जो है वो, हाँ, इसमें रेजोनेंस हो सकती है। अब कैसे रेजोनेंस हो सकती है, ये जो ऑक्सीजन पे कार्बन पे लोन पेयर है ये इधर आ सकता है। ठीक है, और ये वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे। अब यहाँ पर कॉन्जुगेट जो बेस बन रही है वो अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेगी। अब ये वाली स्टेबल बेस है, इसका मतलब है वीक बेस है, इसका मतलब है कि इसका जो क्रॉसपॉन्डिंग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम एस्टर की बात करें तो एस्टर ने तो अपने आप को ये एस्टर्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन अगर हम ईथर की देखें, ईथर में क्या होगा, ईथर का स्ट्रक्चर दिया है R CH2 CH2OR डैश। अब फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये वाली जो कार्बन है अगर प्रोटॉन लूज करती है तो R CH पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके बाद फिर क्या लगा हुआ है CH2OR OR। अब मुझे बताएं इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो किसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। इधर इसके इन्वायरमेंट में कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम है, या इसके इधर इन्वायरमेंट में अनसैचुरेटेड सिस्टम है, कहीं भी नहीं है। इसमें रेजोनेंस नहीं पॉसिबल। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल बेस का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका जो एसिड होगा फिर वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है जी, अब हम इस तरह फर्दर देख लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर कॉन्जुगेशन है
तो स्पीशी ने रेजोनेंस करनी है अगर साथ वाली पोजीशन पे कोई अनसैचुरेटेड सिस्टम लगा हुआ है, कोई अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल मौजूद है, और अगर साथ वाले एडजेसेंट एटम पे कोई अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल नहीं है तो फिर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब हम अगर आप ये वाली एग्जांपल में देखें, अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वाला एक कंपाउंड। अब इस वाले कंपाउंड में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं, यानी इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है। अगर हम इसको देखें ना, तो ये वाली कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। अब इसके इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये वाली कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी कार्बोनाइल ग्रुप है। तो ये वाली जो कार्बन है ना, इसके दोनों हाइड्रोजन जो हैं उन पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, और कार्बन जो है वो फर्दर किसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी? हाइड्रोजन से। अगर फॉर एग्जांपल ये वाला हाइड्रोजन आयन जो है ये लूज हो जाता है, तो इस हाइड्रोजन आयन के लूज होने से, अब अगर हम इसमें बेस डालते हैं तो बेस जो है यहाँ से प्रोटॉन कैप्चर कर लेती है, तो इस कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस कार्बन ने ये वाला प्रोटॉन क्यों लूज किया? क्योंकि ये प्रोटॉन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि इसके दोनों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए थे। अब इस कार्बन पे आ गया लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। अब ये जो लोन पेयर है वो इस वाले कार्बन के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। मतलब ये वाला जो लोन पेयर है अगर इधर शिफ्ट हो तो कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ जाएगा, जिसमें इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भी पॉसिबल है कि ये वाला जो लोन पेयर होगा वो इस वाली कार्बन के साथ जो है वो पाई बॉन्ड बनाए, मसलन ऐसे, इधर ये वाला जो लोन पेयर है इधर पाई बॉन्ड बनाए, और फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कार्बन ऑक्सीजन के वो इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाए, और इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब ये वाला जो हमारे पास अनाइन है, ठीक है, कार्बन आइन, ये इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेंस ज्यादा पॉसिबल है इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। तो लेकिन अगर हम एसीटोन में देखें, एसीटोन में अगर ये वाली जो कार्बन है अगर हाइड्रोजन लूज करती है, प्रोटॉन लूज करती है, तो हमारे पास जो है इस कार्बन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला जो लोन पेयर होगा तो अगर इस कार्बन के साथ रेजोनेंस करे तो इस कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाली जो कार्बन पे लोन पेयर है वो सिर्फ इधर से रेजोनेंस कर सकता है, दूसरी तरफ से रेजोनेंस नहीं हो सकती, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस कार्बन पे जो लोन पेयर है इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है, इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये वाले जो है इसमें ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ये ज़्यादा स्टेबल हमारे पास है। और ये ज़्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है कि ये वीक बेस है, और वीक बेस का मतलब कॉन्जुगेट एसिड उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाला जो है वीक एसिड है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसमें जो है वो जब प्रोटॉन लूज करेगा तो कॉन्जुगेट बेस जो है वो सिर्फ एक तरफ से इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, दूसरी तरफ से इसमें रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। इस तरह बेटा अगर आप लोग जो है वो नीचे वाली एग्जांपल में देखें तो इसमें आपको एक नज़र आ रहा है अब यहाँ पर उन्होंने ना अमाइन दिया हुआ है। अमाइन की पीके वैल्यू कितनी है? 4.60। ये हमारे पास मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, मेट्रा नाइट्रो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इसको हम अमाइन ही बोलेंगे, इसका नाम होगा एनिलीन। एरोमेटिक अमाइन है लेकिन इसका एक्चुअल नेम जो है वो एनिलीन है। तो ये हमारे पास एनिलीन है, इसकी पीके वैल्यू कितनी दी हुई है? 4.60। मेटा नाइट्रो एनिलीन की पीके वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.4647। और इस तरह जो पैरा नाइट्रो एनिलीन है इसकी पीके वैल्यू जो है वो 1.11 है।
अब यहाँ पर आप देखें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब जिस स्पीशी में लोन पेयर होता है वो अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रांसड कंसेप्ट वो एज अ बेस एक्ट कर सकती है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, इस पे लोन पेयर और ये एज अ बेस एक्ट कर सकती है, और इसकी पी के वैल्यू जो है वो कितनी दी हुई है 4.60। याद रखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम किस तरह मेजर करते हैं, जितनी किसी स्पीशी की पी के वैल्यू लो होती है उतनी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जितनी किसी की पी के वैल्यू हाई होती है उतनी वीक एसिड होती है। लेकिन अगर हम बेसिस में देखना चाहें, बेसिस में क्या है, जिसकी पी के वैल्यू हाई होगी, ठीक है, बल्कि ना हम यहाँ से इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे यहाँ से आगे। तो अगर हम बेसिस के लिए देखें, अगर पी के ए वैल्यू जो है वो हाई है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर पी के ए वैल्यू जो है वो लो है इसका मतलब है वो वीक बेस है। पी के वैल्यू अगर हाई है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिड के लिए ये वो एसिड जो है वो वीक होता है, और पी के वैल्यू अगर लो है तो इसका मतलब है वीक बेस है। मतलब अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि हम काफ़ी दिनों बाद जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले। एनी स्टूडेंट हु वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कैन आस्क। वैसे भी यहाँ टाइम देखें चल रहा है 2.5 मिनट रह गए क्लास ख़त्म होने में। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। इंशाल्लाह फिर बाकी कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो वाइंड अप हुआ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह अपने ठीक टाइम पे 9 बजे शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जो हैं वो उसको पढ़ लीजिएगा लास्ट में।